दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। सुनील सर नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। एक बहुत ही लंबे अंतराल के बाद आज आपसे बातचीत हो रही है और उस जंक्चर पर हो रही है जबकि मार्केट्स ने बढ़िया तेजी के बाद तेज बिकवाली दिखानी शुरू की है। तो पैनिक स्टेट थोड़ी बहुत आ चुकी है इन्वेस्टर्स के मन में। बाय ऑन डिप्स भी सुन रहे हैं, लेकिन डिप्स करते करते धीरे धीरे जो पोजीशन है वो उनके जो पेशेंस है वो अब गिव अप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या किया जाए सिचुएशन में? ऐसे सिनेरियो में अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करें, बढ़ा दें, रोक दें, क्या करें? देखिए, मैं कहूँगा कंटिन्यू करें। मैं बढ़ा दे का सलाह इजीली दे सकता हूँ, मगर लोग बढ़ा के फिर अगले हफ्ते और करेक्शन होगी तो और नाराज हो जाएंगे। तो इमोशन को मैनेज करना भी एक खास चीज होता है। तो मैं कहूँगा स्टेडी रहिए, एसेट एलोकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स जो है उस हिसाब से आप कंटिन्यू इन्वेस्ट रहिए। लमसम अगर आप करने की सोच रहे हैं तो अब मैं कहूँगा कि उसको स्टैगर्ड तरीके से करें। उसको पूरी एक की शॉट में आप मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि मार्केट की जो ये वॉलेटिलिटी है उसके पीछे कारण दो प्राइमरी कारण है। एक कारण जो है कि ये दिसंबर एंड में तो इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स जो है वो अपनी छुट्टी लेके जाते हैं और छुट्टी से पहले अपना पोजीशन क्लियर करके जाते हैं, क्योंकि उनका जो बोनस जो भी होता है इस साल के परफॉर्मेंस के लिए, उसके लिए उनको कैश प्रॉफिट बुक करने की जरूरत होती है। हर दिसंबर में ये होता है एक इफेक्ट। तो ये एक खास है कि क्योंकि लिक्विडिटी ड्राई अप होती है, क्योंकि फंड मैनेजर्स अभी इंटरेस्टेड नहीं है कुछ डिसीजन लेने में, वो एक शॉर्ट टर्म टिल 31 दिसंबर की बात। दूसरी बात ये हुई कि जो फेड ने मान लिया कि इतने महीनों से हम गलत थे, कि हम ये इन्फ्लेशन जो यूएस में आ रहा था उसको हमने टेम्पररी इन्फ्लेशन मान के हमने टेपरिंग को कुछ नहीं किया। फिर सडनली उन्होंने इस पॉलिसी में अनाउंस किया कि अभी टेपरिंग को एडवांस कर रहे हैं, यानी उनको ये इन्फ्लेशन थोड़ी परमानेंट लग रही है। और सेकेंड चीज, ये इन्फ्लेशन डिमांड की ओर से है, यानी ये ग्रोथ के लिए पॉजिटिव सिग्नल से, इसलिए मैं कर रहा हूं। मगर एट द सेम टाइम ये भी पता है सिचुएशन में कि ओमाइक्रॉन फैल रहा है बहुत बड़ी तरह से यूरोप और अमेरिका में। तो मार्केट को यह डरा गया, क्या एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो ग्रोथ के उम्मीदें थे वो शायद नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन, तो क्या एक स्टैग्नेंट ग्रोथ होगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जिसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो ऐसी स्टैगफ्लेशन तो बिल्कुल मार्केट के लिए एक बहुत खराब बात है। तो इसलिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी थोड़ा वेट वॉच कर रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन को कैसे कंट्रोल करता है गवर्नमेंट्स ऑफ यूरोप और ग्रोथ की पास वापस कैसे रिकवरी दिख रही है। और फाइनली तीसरी जो चीज यह है कि जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फेड ने भी रेट हाइक का जो ऐलान किया है कि पहले करूंगा मैं, उससे इंटरेस्ट कॉस्ट जो बढ़ती है तो हेज फंड जो कैरी ट्रेड में निवेश करते हैं, कैरी ट्रेड माने वो डॉलर में सस्ते इंटरेस्ट रेट में बोरो करके एमर्जिंग मार्केट में निवेश करते हैं और उनको लाभ दो तरह से होता है, मगर नुकसान भी वही दो तरीके से होता है। एक लाभ होता है जो इंटरेस्ट रेट की डिफरेंशियल हो, ग्रोथ रेट इंडिया पे, लेट्स से इंडिया एक 7-8% पे ग्रो कर रही हो और उनको उधर 2-3% मिल रहे, तो 5% ग्रोथ के कारण उनको एक प्रॉफिट मिलता है। दूसरा होता है करेंसी। अगर नॉर्मल सिचुएशन में यूएस डॉलर वीक होता और इंडियन रुपी स्ट्रेंथन होता तो करेंसी का भी गेन्स उनको आ सकता था। ये चीज थी इतने पिछले 18 महीने से जो एफपीआई फ्लोस आ रहे थे उसके पीछे मेन कारण। अब ये दोनों बेनिफिट उनको अभी डाउटफुल लग रहे हैं, क्योंकि एक तरफ डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं, तो उनको वो जो कैरी ट्रेड है वो नैरो हो रहा है। तो ये एक स्थिति है, इसके लिए फॉरेन प्लेयर्स करीबन 3-4 महीने से बिकवाली के मोड में ही है और ये वापस जब आएंगे जब क्लैरिटी मिलती है कि यूएस की ग्रोथ की वापसी के कारण इंडिया की एक्सपोर्ट और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में एक मजबूती आएगी। तो ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जो जारी रहेगी, तो मैं कहूंगा कि आप स्टैगर्ड तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और एसेट एलोकेशन के तौर पर आप कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रहिए। अच्छा सुंदर सर, सुनील सर एक चीज और बताएं, 10% के आसपास निफ्टी में एक इरोजन आ चुका है इंडेक्स फ्रंट पर, करीब 15% मिड कैप भी इरोड हो चुका है।
आप कौन से ऐसे जोन में कितने % पे आप ऐसे कंफर्टेबल होंगे जहां आपको लगता है कि हाँ यहाँ एसआईपी थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है, एटलीस्ट दुगनी नहीं तो 1.5 गुना किया जा सकता है, या एटलीस्ट एग्जिस्टिंग लेवल से थोड़ा और बढ़ा सकते हैं उसे? मैं कहूंगा कि आप एग्जिस्टिंग जो 365 डे हाई उसके हिसाब से आप मत देखिए, क्योंकि जो चीज पिछले 18 महीने में उठी थी, जो स्टॉक्स बढ़े थे, अगले 18 महीने में सेम स्टॉक्स नहीं बढ़ने वाले हैं। कारण क्या मैं बता रहा हूं, कारण यह है कि पिछले 18 महीने में जो लिक्विडिटी के कारण राइज हुई थी वो ज्यादातर सेफ्टी ओरिएंटेड सेक्टर्स में थी, जैसे कंजम्पशन में थी, फार्मा में थी, थोड़ी आईटी में थी, क्योंकि फॉरेनर्स जब निवेश करते हैं कि एक रिस्की कंट्री इंडिया जैसे, वहां पे एक सेफ्टी जोन वो चुनते हैं, और इसलिए उन स्टॉक्स में आपने देखा कि दाम भी बढ़ गए, वैल्यूएशंस भी बढ़ गए, और गिरावट भी उधर ही हो रहा है बैंकिंग सेगमेंट उसमें। मगर अगले 18 महीने 36 महीने में बढ़ने वाली स्टॉक्स होंगे जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं कहूंगा कि इंडस्ट्रियल, सिक्लिकल्स, बिल्डिंग मटेरियल, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी एक इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन स्टोरी है। तो खरीदारी के लिए मैं कहूंगा कि आप पोर्टफोलियो को स्विच करें। तो सेम स्टॉक जो पहले आपने खरीदा उसमें 20% करेक्शन हुआ, इसलिए मैं वापस जाके खरीदूंगा, ये गलती मत कीजिए। आप ये चुनिए कि फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट किसकी बड़ी होगी, शायद उसमें करेक्शन खाली 5% हुआ वो इस माहौल में, फिर भी आप उसको खरीदना जरूर, क्योंकि आपको फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर अपना ध्यान रखना है। ये नहीं सोचना है कि अरे इसमें 40% का करेक्शन हो गया तो मेरे को सस्ते में मिल रहा है, नहीं, वो गलत है, क्योंकि पास्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फ्यूचर। अच्छा सुनील सर, एक चीज और, एसआईपी फ्लोज पिछले पूरे साल के लिए बहुत ही शानदार थे, बाजार तेज था तो निवेशक नए आए, इक्विटीज में डायरेक्टली, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी, हर तरह से पैसा बहुत आया। 2022 मान के चले जो ये 11,000 करोड़ का आंकड़ा भी हम देख रहे हैं नवंबर का, ये यहां से डबल होगा या 15,000 करोड़ का आंकड़ा हम देखेंगे और बड़ा फ्लो आएगा? मेरे ख्याल में एवरेज 15,000 करोड़ का फ्लो इस साल में हम देख सकते हैं। ईयर एंड तक वो बढ़ सकता है, मगर एक एवरेज फॉर द साल 2022 की बात करें तो 15,000 मेरे लिए एक अच्छा गोल दिखता है। यानी 15,000 इंटू 12, 1,80,000 करोड़ एसआईपी के थ्रू आ सकता है इस साल में। अच्छा, एवरेज 15,000 करोड़, यानी यहां से भी करीब करीब हम मान के चले कि 30 से 40% के इनफ्लोस और बढ़ सकते हैं। अच्छा सुनील सर, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आप इंडस्ट्री वेटरन हैं, आप इतना अच्छे सिस्टम को समझते भी हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किस तरफ फ्लोज ज्यादा बेटर दिख रहे हैं आपको आते हुए? किस तरफ जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान बढ़ रहा है? न्यू बिजनेस वर्सेस ओल्ड बिजनेस, कैसे तरह की एसआईपीज में अब ज्यादा पैसा दिख रहा है? कैसे तरह के फंड्स को पब्लिक ज्यादा पसंद कर रही है? मैं कहूंगा कि जो टाइम फ्रेम 18 to 24 मंथ्स, 36 to 60 मंथ्स एंड 60+ मंथ्स में अगर आप देखेंगे तो 18 to 24 मंथ का टाइम फ्रेम है, तो अभी भी मेरे को लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप मिक्स 70-30 अच्छा लगता है। अगर आपको 36 मंथ्स का आउटलुक है, 36 to 60 मंथ्स का मैं स्मॉल कैप की सलाह दूंगा, क्योंकि इंडिया की सिक्लिकलिटी में वहीं पे पीक होगी, तो ये अच्छा टाइम होगा। मगर आपको अगर 60 मंथ से ज्यादा की टाइम फ्रेम है, 10 साल वाला ऐसा भी सोच रहे हैं, तो नथिंग बेटर देन मिड कैप, क्योंकि मिड कैप दोनों के बीच में होती है, थोड़ा लिक्विडिटी भी ज्यादा होता है, थोड़ा एक लार्ज कैप बनने की क्षमता भी होती है कई स्टॉक्स में। तो लॉन्गर टर्म एलोकेशन में कभी भी मिड कैप पे ही भरोसा करूंगा, मगर वक्त अभी सही है कि एक 3 to 5 ईयर टाइम फ्रेम के लिए स्मॉल कैप सेगमेंट बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए मैं लार्ज कैप होऊंगा, मीडियम टर्म के लिए स्मॉल कैप, और एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए मिड कैप इज द बेस्ट वेल्थ क्रिएटर।